नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं लेकर ये विशेष बुलेटिन न्यूज एट 10। मैं हूं शहला निगार। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद मन की बात के जरिए अपने विचार करेंगे साझा। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा प्रसारण। हिमाचल प्रदेश के चंबा में दर्दनाक हादसा। पर्यटकों से भरी कार गहरी खाई में गिरी। ड्राइवर समेत 8 लोगों की मौत। गाजियाबाद में सूर्या चौहान मर्डर केस में योगी की पुलिस का बड़ा एक्शन। मुख्य आरोपी असद को एनकाउंटर में किया ढेर। एक पुलिसकर्मी भी हुआ घायल। और आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच आज खिताबी भिड़ंत। अहमदाबाद में होगा फाइनल मुकाबला। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर के बाद 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि 31 मई को सुबह 11 बजे मन की बात का एपिसोड देखना ना भूलें। समाज को बेहतर बनाने वाली प्रेरणादायक जीवन यात्राओं को दिखाना हमेशा ही सुखद अनुभव होता है। तो मन की बात के 134 संस्करण का आपसे कुछ देर बाद प्रसारण होगा। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। गाजियाबाद के चर्चित सूर्या चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने असद को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था और इसी दौरान असद ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में असद घायल हो गया और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस एनकाउंटर में एक पुलिस कांस्टेबल भी घायल हुआ है। गाजियाबाद के खोड़ा में बकरीद पर 17 साल के सूर्या चौहान की हत्या कर दी गई थी। सूर्या चौहान की हत्या का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था, जिसमें कुछ युवक उस पर चाकू से हमला करते हुए दिखाई दिए थे। पुलिस ने इस मामले में पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और 2 आरोपी फरार थे। असद इस हत्याकांड का चौथा और मुख्य आरोपी था, जिस पर पुलिस ने 50,000 का इनाम भी घोषित किया था। अब पुलिस को 5वें आरोपी की तलाश है। और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में हुए हमले के बाद कोलकाता में जमकर सियासी ड्रामा हुआ। अभिषेक बनर्जी को कल शाम कोलकाता के गर्दन, पीठ और कमर में दर्द की शिकायत पर एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल ने उनकी चोट को बेहद मामूली बताते हुए उन्हें भर्ती करने की जरूरत नहीं बताकर मना कर दिया। बेलव्यू अस्पताल की तरफ से एक बयान जारी कर जानकारी दी गई कि मरीज के सीने पर कुछ निशानों को छोड़कर कोई गंभीर शारीरिक चोट नहीं है। मरीज पूरी तरह से होश में है, सही तरीके से बात कर रहा है और अपने आसपास की स्थिति को समझ रहा है और इसीलिए मरीज को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं है। तो अभिषेक बनर्जी को कोई चोट नहीं, ये कहना है अस्पताल का। अभिषेक को भर्ती करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मामूली सी चोट है, मरीज को सीने पर कुछ एक निशान है, लेकिन वो ठीक तरीके से बात कर रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, कुछ गंभीर शारीरिक चोट नहीं है और ऐसे में अस्पताल बेलव्यू ने भर्ती करने की जरूरत नहीं समझी है।
और कहा है कि मरीज पूरी तरह से होश में है। अभिषेक को किसी प्रकार की कोई चोट नहीं है। आसपास की स्थिति को भली भांति समझ पा रहे हैं और ऐसे में उनको भर्ती करने की जरूरत नहीं है। तो पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने अभिषेक बनर्जी पर हमले की निंदा की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि पिछले 15 साल से बंगाल की जनता जो सहन कर रही थी वो कहीं ना कहीं तो दिखेगा ही। हुआ है अभिषेक के साथ, वो नहीं होना चाहिए था। कानून किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन पिछले 15 साल से जनता ने जो भुगत रही थी, एक एक व्यक्ति को सताया गया है, किसी को नहीं छोड़, सबका अधिकार को हरण किया गया है। कानून व्यवस्था नहीं, कुछ सुविधा नहीं, बस रूट था, रोड बंद कर दिया घर के सामने से 10 साल से, बैरिकेड लगा दिया गया। किसने अधिकार दिया? और इस घटना पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने घटना की निंदा करते हुए लोगों से अपील की है कि कानून को अपने हाथों में नहीं लें। साथ साथ उन्होंने कहा है कि बंगाल की जनता में टीएमसी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ आक्रोश है और बंगाल में सुधार लाने की जरूरत है। पहले तो मैं निंदा करूंगा, क्योंकि मैं जनता से अपील करूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ना ले, शांति बनाए रखें। ये पता है हमें भी कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ, स्पेशली अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बंगाल की जनता के मन में बहुत ज्यादा आक्रोश है, क्योंकि वो जब पावर में थे, जिस लहजे से जनता के साथ, आम आदमियों के साथ बात करते थे, जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ, आम जनता के साथ, बीजेपी के सांसद, मेरे ऊपर जिस तरीके से और बहुत सारे हमारे नेताओं के ऊपर जिस तरीके की अटैक्स हुए हैं, बंगाल की जनता ने देखा है उसको, उसका आक्रोश है, मैं मानता हूं, और उस आक्रोश को हम एक्नॉलेज भी करते हैं। लेकिन फिर भी जनता से अपील है, शांति बनाए रखे। तृणमूल था, तृणमूल ने अपना समय जो करना था कर लिया। अभी बंगाल को हमें ठीक करना है, बंगाल को हमें सुधरना चाहिए। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बंगाल में टीएमसी ने जो तहजीब बनाई है, अब ये लोग खुद उसका शिकार बनते जा रहे हैं। बंगाल में जो तहजीब इन लोग के बनाए हैं, ये खुद तहजीब की शिकार बनते जा रहे हैं। जिन्होंने, आप कहते हैं ना, सपेरे सांप के हाथ में मौत होती है, ये टीएमसी पार्टी के पुराने जो गुंडागर्दी बंगाल में होते हुए हम देखे हैं, उसका ही दौर अभी बंद नहीं हुई, चल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि सारी चीज बंद होना चाहिए। और गुजरात पुलिस की एक अहम कार्रवाई के बाद आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के आरोप ही उल्टे पड़ गए हैं। जी हां, केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि गुजरात पुलिस और आईबी आप कार्यकर्ताओं को सत्यापन के नाम पर परेशान कर रहे हैं। दरअसल गुजरात पुलिस ने धमकी भरी कॉल करने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें आम आदमी पार्टी की वडोदरा सिटी इकाई के अध्यक्ष भी शामिल हैं। आरोप है कि उन्होंने पार्टी के एक वरिष्ठ नेता को खुफिया ब्यूरो का अधिकारी बनकर धमकी भरी कॉल की थी। आनंद के एसपी जी जसानी ने बताया कि इस मामले की जांच आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के एक्स अकाउंट पर किए गए पोस्ट के बाद शुरू हुई। केजरीवाल ने पोस्ट में सवाल उठाया था कि क्या गुजरात पुलिस और आईबी कार्यकर्ताओं को सत्यापन के नाम पर परेशान किया जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के बैरागढ़ पांगी मार्ग पर पर्यटकों से भरा हुआ एक वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया है और इस भीषण सड़क हादसे में वाहन चालक समेत कुल 8 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। दुर्घटना का शिकार सभी 7 पर्यटक कर्नाटक के बेंगलुरु के रहने वाले थे। ये सभी सैलानी बीते 29 मई को डलहौजी के साथ पास के खूबसूरत वादियों और बर्फबारी का आनंद लेने के लिए निकले थे, लेकिन अचानक कालाबन के समीप उनका वाहन हादसे का शिकार हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन तुरंत हरकत में आया। बेहद खराब और दुर्गम परिस्थितियों के बावजूद घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। प्रशासन शवों को खाई से निकालने और उनके परिजनों को सूचित करने की प्रक्रिया में लगातार जुटा हुआ है। और आपको बता दें कि जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने देश के नए सीडीएस का पदभार संभाल लिया है। जनरल सुब्रमणी ने जनरल अनिल चौहान का स्थान लिया है, जिन्होंने शनिवार को देश के वरिष्ठतम सैन्य कमांडर के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया। पाकिस्तान और चीन मामलों के विशेषज्ञ माने जाने वाले जनरल सुब्रमणी इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय
NSCS में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत थे। वो पिछले वर्ष 31 जुलाई को सेना के उप प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल NS राजासुब्रमणी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल NS राजासुब्रमणी को आज साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और सरकारी प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस मौके पर जनरल सुब्रमणी ने कहा कि वो सशस्त्र बलों में जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। I am honored to assume charge as the Chief of Defence Staff. We are grateful to the nation for the trust reposed in the armed forces. We, the Indian Army, Navy, Air Force, Ministry of Defence, strategic institutions, and all stakeholders stand united as part of the whole of nation approach to strengthen India's security. We are committed to implement the vision of our Honorable Prime Minister. Jai, jointness, Atmanirbharta and innovation. और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए DD न्यूज़। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से। आपका बॉस MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। क्या आप उत्तर प्रदेश में अपनी मातृभूमि से दूर देश या विदेश में बसे हुए हैं? अब आप अपने पैतृक गांव की तरक्की में योगदान देना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है मातृभूमि योजना, एक ऐसी पहल जहां आप अपने गांव के विकास में भागीदार हो सकते हैं। आपके द्वारा विकास कार्यों में 60% योगदान देने पर शेष 40% खर्च राज्य सरकार वहन करेगी और आपका या आपके पूर्वजों का नाम चयनित परियोजना के शिलापट पर अंकित किया जाएगा। आर्ट सिखाने का एक सेंटर खोलना चाहती हूँ। सरकार सहयोग कर रही है। स्टेडियम जो हमने बनाया है इसमें बच्चों के लिए पुलिस कांस्टेबल की फिजिकल एज वेल एज एजुकेशनल ट्रेनिंग होगी। आइए उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के साथ अपने गांव के सपनों को साकार करें। अपनी मातृभूमि के प्रति प्रत्येक के मन में सम्मान का भाव, श्रद्धा का भाव है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें या हमसे संपर्क करें। मातृभूमि के लिए आपका योगदान बनाएगा देश को महान। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं DD न्यूज़। आपको बता दें, भारत के खनिज क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव बहुत तेजी से दिखाई दे रहा है। देश में अब तक नीलाम किए गए 500 से अधिक खनिज ब्लॉकों में से 101 ब्लॉकों का संचालन शुरू हो चुका है और इससे न सिर्फ खनिज उत्पादन बढ़ेगा बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को भी नई गति मिलेगी। देखिए रिपोर्ट। केंद्र सरकार की नीलामी आधारित पारदर्शी नीति का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर, मैग्नीज और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के ब्लॉक अलग अलग राज्यों में उत्पादन शुरू कर चुके हैं। इन खदानों के संचालन से घरेलू उद्योगों को कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होगा और आयात पर निर्भरता कम होगी। अब तक नीलाम किए गए 500 से अधिक खनिज ब्लॉकों में से 101 में उत्पादन शुरू। खान एवं खनिज विकास और विनियमन कानून में संशोधन, लाइसेंस और मंजूरी प्रक्रिया आसान हुई और निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ी। पुराने पहले आओ पहले पाओ मॉडल की जगह ऑनलाइन नीलामी की शुरुआत की गई। निजी कंपनियों को कमर्शियल कोल माइनिंग की अनुमति।
खनिज क्षेत्र में यह तेजी ऐसे समय में आई है जब भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। निर्माण, स्टील, सीमेंट, ऊर्जा और विनिर्माण क्षेत्रों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनिज उत्पादन बढ़ाना जरूरी हो गया है। यही वजह है कि सरकार मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत खनिज क्षेत्र को विकास का बड़ा इंजन मान रही है। सरकार का जोर खासतौर पर उन खनिजों पर है जो देश की ऊर्जा सुरक्षा और नई तकनीकों के लिए जरूरी हैं। इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी निर्माण, रक्षा उत्पादन और हाईटेक उद्योगों के लिए आवश्यक खनिजों की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में घरेलू उत्पादन बढ़ाना रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 101 खनिज ब्लॉकों के चालू होने से राज्यों की आय में भी बड़ा इजाफा होगा। रॉयल्टी, प्रीमियम और अन्य शुल्कों के जरिए राज्य सरकारों को हजारों करोड़ रुपए की आमदनी होने की उम्मीद है। इसके अलावा खनन क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी और अन्य आधारभूत ढांचे का विकास भी तेज होगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि नीलाम किए गए बाकी खनिज ब्लॉकों का संचालन भी तय समय पर शुरू हो जाता है तो भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक खनिज आपूर्ति श्रृंखला में मजबूत स्थिति हासिल कर सकता है। इससे देश की औद्योगिक क्षमता बढ़ेगी, निवेश आकर्षित होगा और आर्थिक विकास को नई मजबूती मिलेगी। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABGM ने देश भर में 90 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। विशेष बात यह भी है कि इसमें 49.75% महिलाओं के आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA द्वारा लागू इस मिशन में उत्तर प्रदेश ने 15.3 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाकर सबसे आगे है और इसके बाद राजस्थान और महाराष्ट्र में 7.1 करोड़ अकाउंट, बिहार में 6.3 करोड़ और पश्चिम बंगाल में 5.9 करोड़ अकाउंट बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक में भी लोगों की भागीदारी बढ़ी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख, लक्षद्वीप और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव ने पूरी तरह से ये लक्ष्य हासिल कर लिया है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि यदि आवश्यक हुआ तो वो ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू करने में पूरी तरह से सक्षम है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने सिंगापुर में एक रक्षा सम्मेलन के दौरान कहा कि अमेरिका जरूरत पड़ने पर युद्ध फिर से शुरू करने में पूरी तरह सक्षम है और उसके सैन्य भंडार इसके लिए पर्याप्त हैं। हालांकि व्हाइट हाउस ने संकेत दिया था कि संभावित समझौते पर ट्रंप जल्दी ही फैसला ले सकते हैं, लेकिन तेहरान ने किसी भी अंतिम समझौते की बात से इनकार किया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार समझौता ट्रंप की अंतिम मंजूरी का इंतजार कर रहा है, लेकिन शुक्रवार को व्हाइट हाउस की बैठक के बाद भी कोई निर्णय नहीं लिया गया। और वहीं ईरान की संसद जल्दी ही एक ऐसे विधेयक पर मतदान करने जा रही है जो कि होर्मुज स्ट्रेट के प्रबंधन को औपचारिक कानूनी रूप देगा। ईरान के वरिष्ठ सांसद अलाउद्दीन सलीमी का कहना है कि ईरान और ओमान को इस रणनीतिक जलमार्ग के प्रबंधन का पूरा अधिकार है और इस संबंध में दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। ईरान के खतब अल अंबिया केंद्रीय मुख्यालय ने दावा किया है कि देश की सशस्त्र सेनाएं पूरी तरह से होर्मुज स्ट्रेट का नियंत्रण संभाल रही हैं। बयान में यह भी कहा गया है कि सभी वाणिज्यिक जहाजों और तेल टैंकरों को केवल ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों से ही गुजरना होगा। और बात करें खेलों की तो गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीमें आज इंडियन प्रीमियर लीग के फाइनल में आमने सामने होंगी और ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। मुकाबले में जहां आरसीबी की नजर लगातार दूसरी बार ट्रॉफी पर कब्जा करने की होगी, तो वहीं गुजरात टाइटंस घरेलू मैदान का फायदा उठाकर दूसरी बार ट्रॉफी अपने नाम करना चाहेगी। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का सफर अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा जिसमें गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने होंगे। दोनों ही टीमों ने अब तक एक बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की है। ऐसे में यह मुकाबला बराबरी का माना जा रहा है। दोनों टीमें इस मैच में अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरेंगी।
बात अगर दोनों टीमों के बीच आईपीएल में हुए अब तक के मुकाबलों की करें तो अब तक दोनों टीमें 9 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें आरसीबी ने 5 मुकाबले जीते हैं, जबकि गुजरात टाइटंस ने 4 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। इस सीजन की बात करें तो दोनों टीमों के बीच 3 बार भिड़ंत हुई है, जिसमें से 2 मैच आरसीबी ने जीते हैं और 1 मुकाबला गुजरात टाइटंस के नाम रहा है। ऐसे में टीम अपने प्लेइंग 11 में कोई बड़ा बदलाव नहीं करेगी। शानदार फॉर्म में चल रहे कप्तान रजत पाटीदार एक और मजबूत पारी खेलने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे। वहीं आक्रामक गेंदबाजी की जिम्मेदारी जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार पर रहेगी। वहीं गुजरात टाइटंस की बात करें तो गुजरात ने पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया था। उस मुकाबले में कप्तान शुभमन गिल ने शानदार शतकीय पारी खेली थी। अहमदाबाद में इस खिलाड़ी का बल्ला खूब चलता है, ऐसे में उनसे एक जोरदार पारी की उम्मीद होगी। गेंदबाजी में कगिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। बहरहाल अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम तैयार है एक और रोमांचक आईपीएल के फाइनल मुकाबले की मेजबानी करने को। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार आईपीएल के खिताब पर कब्जा कौन जमाता है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और तंबाकू सेवन आज दुनिया के सामने जो है सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक बनकर सामने खड़ा है। हर वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाकर लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाता है। केंद्र सरकार भी स्वस्थ और नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए लगातार प्रयासरत है और इस अवसर पर देश भर में जागरूकता अभियान, स्वास्थ्य शिविर और जन संदेश कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। तंबाकू एक ऐसी लत जो धीरे धीरे शरीर को भीतर से खोखला कर देती है। सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, खैनी और अन्य तंबाकू उत्पाद न केवल कैंसर बल्कि हृदय रोग, फेफड़ों की गंभीर बीमारियों और स्ट्रोक जैसी जानलेवा समस्या का कारण बनते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर साल लाखों लोगों की मौत तंबाकू सेवन और उसके धुएं के संपर्क में आने से होती है। इन्हीं खतरों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का संदेश है तंबाकू और निकोटीन उत्पादों के आकर्षण का पर्दाफाश करना। टोबैको किसी भी फॉर्म में ले रहे हो, चाहे स्मोक के फॉर्म में ले रहे हो या च्यूइंग के फॉर्म में ले रहे हो, ये शरीर के लिटरली हर ऑर्गन में कैंसर करने की कैपेसिटी रखता है। केंद्र सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध, तंबाकू उत्पादों पर चेतावनी चित्रों का अनिवार्य प्रदर्शन और जन जागरूकता अभियान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के माध्यम से स्कूलों, कॉलेजों और समुदायों में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है तंबाकू छोड़ने का निर्णय किसी भी उम्र में स्वास्थ्य के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। घर में सबसे पहला अगर कोई भी एडिक्शन की परेशानी शुरू होती है तो घर में ध्यान नहीं देने के चलते मैं कहूँगा कि शायद ये परेशानी शुरू होती है। स्कूल में नो स्मोकिंग और स्मोक जो भी टोबैको रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसको हाईलाइट करते रहने की ज़रूरत है। एक पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस जो होते हैं इस एडिक्शन की शुरुआत जो होते हैं वो यंग एज में ही होता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस हमें यह संकल्प लेने का अवसर देता है कि हम स्वयं तंबाकू से दूर रहेंगे और दूसरों को भी इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करेंगे। तंबाकू मुक्त जीवन की ओर बढ़ाया गया एक छोटा सा कदम स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य की मजबूत नींव बन सकता है। दिल्ली से डीडी न्यूज के लिए नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर पुरी बीच पर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने अपनी कला के जरिए एक सख्त संदेश दिया है। सुदर्शन पटनायक ने 25 फुट ऊंची रेत की कलाकृति बनाई, जिसमें एक इंसान को जलती हुई सिगरेटों के बीच फंसा हुआ दिखाया है। ये दिखाया गया है कि ये तंबाकू की लत और इसके जानलेवा प्रभावों का प्रतीक है। रेत कला के जरिए तंबाकू मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा देते हुए सुदर्शन पटनायक। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अब देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।